हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है अंडर पीजीबीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखो, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज इसमें मैं कंसेप्चुअली भी समझाने वाला हूँ और इट इज़ अ सुपर फास्ट रिविजन। सो चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर पीजीबीपी। तो सबसे पहले ध्यान रखो, डेप्रिसिएशन जो है सेक्शन 32 में कवर होता है पीजीबीपी के। डेप्रिसिएशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 32। अब डेप्रिसिएशन के लिए क्या रूल्स है क्या नहीं, देखो सबसे पहले सेक्शन 32 में क्या लिखा है बच्चों कि डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल एसेट्स पे भी लगता है और इनटेंजिबल एसेट्स पे भी लगता है। टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग पे भी लगेगा, प्लांट पे भी लगेगा, मशीन पे भी लगेगा और फर्नीचर पे भी लगेगा। तो डेप्रिसिएशन इन सारे टेंजिबल एसेट्स पे लगता है। अब मैं बता देता हूँ, इनकम टैक्स में 1961 इनकम टैक्स एक्ट में जो डेप्रिसिएशन है उसमें बिल्डिंग का रेट अलग है, प्लांट का रेट अलग है, मशीन्स का रेट अलग है, फर्नीचर का रेट अलग है। तो किस एसेट पे क्या क्या रेट लगता है ना, उसको अपने बाद में डिस्कस करते हैं। इसी तरह डेप्रिसिएशन जो है बेटा इंटेंजिबल एसेट्स पे भी लगता है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब जितने सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं इन सब पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, गुडविल इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। गुडविल जो है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। गुडविल इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। अब जब भी ये क्लासेस कर रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी कॉपी लेके बैठो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस अपने करने वाले हैं। बिना क्वेश्चंस किए आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, टेंजिबल एसेट्स बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर सब पे लगेगा। एंड इनटेंजिबल एसेट्स में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब पे लगेगा, मगर गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो सर, क्या कंडीशंस है कि डेप्रिसिएशन मैं क्लेम कर सकता हूँ? तो दो कंडीशन है। पहला, जो एसएससी है वो उन एसेट्स को ओन करता है, यानी एसेट्स उसके खुद के हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब अगर मान लो मैंने कोई घर भाड़े में लिया, तो बिल्डिंग अगर कोई भाड़े में ली, तो यार वो बिल्डिंग मेरा खुद का नहीं है, वो मेरा ओन्ड नहीं है, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं दे पाऊंगा मैं। यानी जो उसका एक्चुअल ओनर है सिर्फ वही डेप्रिसिएशन दे सकता है। तो पहला कंडीशन है कि एसेट्स मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी। उसके बाद सेकंड कंडीशन है, एसेट्स मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जो एसेट्स हैं उसको उस एसएससी ने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है। आई कैन गिव एन एग्जांपल, सपोज कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर जो है मान लो वो एसएससी ओन करता है, यानी जो इंसान टैक्स देगा डेट इज कॉल्ड एसएससी। और एसएससी उन कंप्यूटर्स को ओन तो करता है, मगर यार एसएससी जो है उसने वो कंप्यूटर अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया है। मतलब वो अपने घरेलू काम के लिए वो कंप्यूटर को यूज करता है, बिजनेस पर्पस को उन कंप्यूटर्स को यूज नहीं करता है। तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा? द आंसर इज नो। उनमें डेप्रिसिएशन वो क्लेम नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एसेट्स अपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहा है। तो आप भले ही ओनर हो, मगर आप एसेट अगर अपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं यूज कर रहे हो तो आप उस पर डिप्रेशन नहीं क्लेम कर पाओगे। इसे लिखा हुआ है कि एसेट जो है वो एसएससी ओन भी करना चाहिए, प्लस उसको वो बिजनेस पर्पस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है, तभी वो जाके उन पर डिप्रेशन क्लेम कर पाएगा। अगर वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तभी वो डिप्रेशन क्लेम कर पाएगा, वरना वो डिप्रेशन क्लेम नहीं कर पाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर, क्या मेथड है कि हम लोग को डेप्रिसिएशन कैसे देना है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए, व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले मैं आपको वे बताने से पहले आपको बता देता हूं कि हमारे इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के रेट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले देखो बेटा, बिल्डिंग, अगर मैं टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा हूँ तो बिल्डिंग पे बेटा 10% रेट है। और बिल्डिंग पे बेटा अगर बी है तो भी 10% और बिल्डिंग सी है तो भी 10%। इसका मतलब हमने क्या किया बेटा, हमने अपने एसेट्स को ब्लॉक बना लिया। देखो ये बिल्डिंग का एक ब्लॉक है बेटा, तो सारी बिल्डिंग्स पे एक साथ डेप्रिसिएशन देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने फर्नीचर का अलग ब्लॉक बना लिया। देखो फर्नीचर एक्स एंड फर्नीचर वाई, तो उन सारे फर्नीचर्स पे एक साथ डेप्रिसिएशन देना है। उसके बाद मशीनरी का बेटा देखो अलग ब्लॉक है, ये और नो। तो अब ध्यान से सुनना मेरा बात यहाँ पे। देखो बिल्डिंग में भी क्या होता है ना, अगर आप आगे डिस्कस करोगे तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज। देखो जो एसेट्स का इनकम टैक्स में रेट है यहाँ पर देखो, बिल्डिंग 5% डिप्रेशन दे पाएंगे अगर वो बिल्डिंग का जो एसेट है वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो। और अगर बिल्डिंग मेरी कमर्शियल बिल्डिंग है तो उस पर जो रेट है बेटा वो 10% रेट है। तो इसका मतलब अगर बिल्डिंग रेसिडेंशियल है तो 5%, बिल्डिंग अगर कमर्शियल है तो उस पर 10%। ये रेट्स आपको ज्यादातर याद करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में दे दिया रहेगा, बट स्टिल आप एक बार उसको रीड करके जरूर जाना।
तो बिल्डिंग में 5% अगर रेसिडेंशियल है, और अगर नॉन रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, तो 10% रेट है। इसके अलावा बेटा बिल्डिंग 40% भी, अगर वो बिल्डिंग जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग्स है। फर्नीचर पे तो बेटा एक फिक्स रेट है 10%। फर्नीचर पे डिप्रेशन का रेट एकदम फिक्स है 10%। इसके अलावा देखो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में अगर यार कोई मेरी शिप्स है, तो शिप्स पे जो रेट है वो 20% है। इसके अलावा अगर कोई मोटर कार है, तो उस पे जो रेट है बेटा वो 30% है। अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हो, तो कंप्यूटर पे डिप्रेशन का रेट 40% है। अगर एयर या वाटर कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल कोई इक्विपमेंट है, उस पे भी रेट 40% है। और इसके अलावा जो जनरल प्लांट एंड मशीनरी होती है, जनरल जो ऑफिस में आप यूज करते हो प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, उनमें रेट 15% है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट एंड मशीनरी का रेट 15% ही रहेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है शिप्स है तो 20%, मोटर कार है तो 30%, बट क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला, खाली मशीन लिखा हुआ है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 15% ही रहेगा रेट। और इसके अलावा बेटा जितने इनटेंजिबल एसेट्स है, चाहे ट्रेडमार्क बोलो, कॉपीराइट बोलो, पेटेंट बोलो, उन पे जो रेट रहेगा बेटा वो 25% रहेगा। अब समझाने का बात यहाँ पे देखो, मान लो बिल्डिंग के दो रेट्स हैं। एक रेट है बेटा 5% वाला ये वाला, और एक रेट है 10% वाला ये वाला। सपोज ये दो ही है, 40% को एक बार इग्नोर करो। तो अगर मैं बोल रहा हूँ बिल्डिंग, मान लो मेरे पास दो ऐसी बिल्डिंग है जिन पे रेट 5% लगना है, और दो ऐसी बिल्डिंग है जिन पे रेट 10% लगना है। इसका मतलब मेरे पास दो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और दो कमर्शियल बिल्डिंग है। तो मेरे को जो डेप्रेशन देना पड़ेगा, उन दोनों का अलग अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा, यानी रेट वाइज ब्लॉक बनेगा। 5% वाली जो बिल्डिंग्स है उनको अलग ब्लॉक में डालूंगा, और 10% वाली जो बिल्डिंग है उनको अलग ब्लॉक में डालूंगा। अब ये ब्लॉक कंसेप्ट क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप रेट वाइज अपने एसेट्स को ब्लॉक में डालोगे। जैसे अगर मान लो आपके पास दो प्लांट एंड मशीनरी है, एक है मोटर कार जिस पे रेट 30% लगता है, और एक इन जनरल प्लांट एंड मशीनरी है जिस पे रेट 15% लगता है। तो अब अगर आपके पास दो प्लांट एंड मशीनरी है, मगर दे आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपको दो अलग अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा। इसका मतलब रेट वाइज आपको देख के ब्लॉक बनाना पड़ेगा। पहले तो जितने एसेट्स है उनका अलग अलग ब्लॉक बनेगा, प्लस उसके बाद अगर उनमें रेट्स भी अलग अलग हो रहा है, तो फिर अलग अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पे चलो, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। सपोज मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग मान लो सी, उस पे रेट है बेटा 10%। फिर मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग डी, उस पे भी रेट है 10%। उसके बाद मान लो मेरे पास बिल्डिंग ई है, बट उस पे जो रेट है बेटा वो 5% है। फिर उसके बाद एक प्लांट एंड मशीनरी है, उस पर रेट अगर मान लो बेटा 15% है। फिर एक प्लांट मशीनरी और है, उस पर भी रेट 15% है। और एक प्लांट एंड मशीनरी और है जिस पे रेट 30% है, जो कि मोटर कार है। तो अब अगर आपको बोला कि इसका ब्लॉक बनाओ, तो आप ध्यान से सुनो मेरा बात। सबसे पहले बिल्डिंग सी और बिल्डिंग डी, ये दोनों बिल्डिंग है, और इन दोनों का रेट भी सेम है, यस और नो, इन दोनों का रेट भी सेम है। तो मेरा ये एक ब्लॉक बन जाएगा, ब्लॉक नंबर 1। और ये ब्लॉक मैंने किसका बनाया, बिल्डिंग का बनाया, जिसका रेट है बेटा 10%। क्लियर हुआ, ये पहला ब्लॉक बना। अब ये ब्लॉक को कैसे करना मैं समझाऊंगा, बट आप पहले ब्लॉक बनाना समझ लो। उसके बाद अब ये बिल्डिंग है, मगर इसका रेट अलग है 5%, तो इसका मतलब मेरे को इसके लिए एक अलग ब्लॉक बनाना होगा, ब्लॉक 2। और ये वो ब्लॉक है जिसमें बिल्डिंग है बट उसकी रेट है डेप्रिसिएशन की 5%, तो ये अलग ब्लॉक बना। अब इसी तरह मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी 3 है, बट एक ब्लॉक बनेगा उस प्लांट एंड मशीनरी का, ब्लॉक नंबर 3, जिसका रेट है बेटा 15%। और एक ब्लॉक मेरा 4 बनेगा, कौन सा, प्लांट एंड मशीनरी का, जिसपे रेट लगेगा बेटा 30%। यस और नो। तो मैं ये अपने टोटल में 4 ब्लॉक बनाऊंगा। मतलब एसेट्स तो सेम होने ही चाहिए आपके, प्लस उन एसेट्स का बेटा रेट भी सेम होना चाहिए, तब जाके ब्लॉक बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस ब्लॉक को अभी अपने समझेंगे कि ब्लॉक कंसेप्ट होता क्या है, बट आपको आई होप ब्लॉक बनाना समझ में आ गया हो। एक बार डिप्रेशन की रेट्स को बेटा फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो, बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल है तो 5%, और अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो 10%। ध्यान रखना, जो होटल्स एंड बोर्डिंग्स के लिए बिल्डिंग है, उनमें रेट बेटा 5% नहीं है, 10% है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अदर देन होटल एंड बोर्डिंग के लिए 5% है। बट जो कमर्शियल बिल्डिंग है, नॉन रेसिडेंशियल, या जो ऑफिस होटल्स एंड बोर्डिंग्स है, उनके लिए जो डिप्रेशन का रेट रहेगा वो 10% रहेगा। फिर बिल्डिंग अगर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन वाले हैं तो 40%, ये जनरली एग्जाम में टेस्ट नहीं करता ये लोग।
इसके बाद फर्नीचर तो बेटा एक ही फिक्स रेट है 10%, कोई फर्नीचर में 10 झमेला नहीं है, फिक्स रेट 10%। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी में अगर आपकी शिप्स हैं तो उनमें 20% है, स्पीड बोट्स है तो भी 20% है। अगर मोटर कार आपका है, आप उसको ओन करते हो, हायरिंग पर्पज के लिए दे के रखे हो, तो 30% है। कंप्यूटर अगर आपके पास है बेटा तो उसका रेट 40% है। एयर एंड वाटर कंट्रोल पॉल्यूशन इक्विपमेंट है तो उसका रेट 40% है। और इसके अलावा बाकी जितनी प्लांट एंड मशीनरी जो अपन यूज करते हैं, चाहे फैक्ट्री में चाहे ऑफिस में, उस पर रेट बेटा फिक्स है 15%। तो अगर एग्जाम में प्लांट एंड मशीनरी के लिए कुछ नहीं बोला गया तो उसका रेट अपने को 15% लेना है, अनलेस एंड अनटिल वो मेंशन कर दे कि कौन सा प्लांट एंड मशीनरी है। नेक्स्ट इसके अलावा बेटा इंटेंजिबल एसेट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इन पे जो रेट है बेटा वो 25% है। बट मैंने पहले बोल दिया गुडविल भले इंटेंजिबल एसेट है बट उस पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। चलो अब अपने सीखते हैं बेटा कैसे ब्लॉक कंसेप्ट के थ्रू अपने डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, ध्यान सुनना। मेरे पास साल के पहले दिन जो भी एसेट है, जिसको बोलते हैं ओपनिंग वैल्यू, जिसको बोलते हैं बेटा ओपनिंग वैल्यू, तो उस ओपनिंग वैल्यू यानी रिटन डाउन वैल्यू को आप सबसे पहले लिख लेना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ओपनिंग वैल्यू है ब्लॉक का 30,000, मतलब मेरे पास मान लो इतने का फर्नीचर पड़ा है साल के पहले दिन, तो वो सबसे पहले अपन लिख देंगे। उसके बाद मैंने जो और परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट जितना मैंने खरीदा, मान लो फर्नीचर, अगर फर्नीचर ब्लॉक है तो पहले फर्नीचर का निकालना पड़ेगा। तो मान लो मैंने और फर्नीचर परचेज किया सपोज 80,000 का बेटा, कितने का, 80,000 का। तो सबसे पहले WDV 30,000 है पहले दिन, उसके बाद और फर्नीचर परचेज किया 80,000, तो इसका मतलब टोटल अब मेरे ब्लॉक में आ गया है 1,10,000, राइट। तो 30,000 प्लस 80,000 यानी मेरे पास अब ब्लॉक में आ चुका है 1,10,000। अब इसके बाद आपको देखना है कि आपने साल भर में कोई फर्नीचर बेचा क्या, यानी एसेट आपका सेल हुआ क्या। तो जो एसेट सेल हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, और मान लो एसेट सेल करके जो वैल्यू मिला, मान लो वो 60,000 है, कितना है, 60,000। तो यानी यहां पर मेरे को लिखना है सेल वैल्यू, क्या लिखना है, सेल वैल्यू, एसेट बेच कर जो पैसा मिला। तो इसको मैं अगर इससे माइनस कर दूं बेटा तो आ जाएगा WDV एट द एंड, जो कि आएगा 50,000। तो ये जो 50,000 है बेटा, इस पे एट द एंड मेरे को डेप्रिसिएशन देना है, इस 50,000 पे डेप्रिसिएशन देना है। ये कैसे देना है अभी मैं उसको पूरे डिटेल में समझाऊंगा, बट आप पहले ब्लॉक कंसेप्ट समझो। ब्लॉक में आपको सिर्फ 3 चीज ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके पास साल में स्टार्टिंग डेट पे क्या वैल्यू ऑफ एसेट है। मैंने एग्जांपल में फर्नीचर लिया है, तो सपोज मेरे पास फर्नीचर 30,000 का था, उसके बाद मैंने और फर्नीचर परचेज कर लिया बेटा 80,000 का, तो मेरे पास जो टोटल फर्नीचर है ब्लॉक में वो है 1,10,000। इसके बाद मान लो मैंने साल के बीच में पूरे साल भर में 60,000 का फर्नीचर सेल कर दिया। तो जिस वैल्यू का मैंने, मतलब जिस वैल्यू में मैंने बेचा है, सेल वैल्यू बेच के 60,000 मिला है, तो वो जितना पैसा मेरे को बेच के मिला है डेट इज कॉल्ड सेल वैल्यू, मैं उसको माइनस कर दूंगा। और उसके बाद लास्ट में बेटा मेरे पास आ जाएगा एट द एंड क्या WDV बचा हुआ है फर्नीचर का, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या बचा हुआ है। तो अगर मेरे पास इस एग्जांपल में 50,000 बचा हुआ है, तो अपने को उस 50,000 पे फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन देना है 10% के रेट पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब ये कैसे देना, मैंने बहुत सारे इलेस्ट्रेशन सेट किए हैं, एंड आई होप अब जब सारे इलेस्ट्रेशन देख लोगे ना, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप कभी डेप्रिसिएशन भूलोगे ही नहीं। बिकॉज इस डेप्रिसिएशन कंसेप्ट आपकी जिंदगी में काम आने वाला है यार। आप ऑफिस में जाओगे तो भी आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, आपके हर एग्जाम्स में डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, बहुत सारे इलेस्ट्रेशन मैंने इसमें कवर किए हैं। तो अब अपन पहले कुछ रूल समझते हैं कि कैसे डेप्रिसिएशन देने के रूल्स है। चलो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 2 चीज। क्या 2 चीज, कि अगर मैं डेप्रिसिएशन दे रहा हूं मान लो, और डेप्रिसिएशन देने के चक्कर में लास्ट में मैं देख रहा हूं कि ब्लॉक ऑफ एसेट अगर नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव, तो तब मेरे को डेप्रिसिएशन देना नहीं है। 2 केस ऐसे हैं बेटा जिसमें कोई डेप्रिसिएशन देना ही नहीं पड़ेगा। तो अगर मेरा ब्लॉक का वैल्यू लास्ट में बेटा नेगेटिव आ गया तो डेप्रिसिएशन देने की जरूरत नहीं है। आई कैन गिव एन एग्जांपल। सपोज मेरे पास ओपनिंग में फर्नीचर जो था, ओपनिंग WDV वो 30,000 था, कितना था, 30,000। फिर मैंने और परचेज कर लिया, ये ब्लॉक सिस्टम में यही तो करते हैं, पहले जितना ओपनिंग था वो लिख दो, फिर आपने जितना साल भर में परचेज किया वो ऐड कर दो पहले। तो मान लो मैंने फर्नीचर परचेज कर दिया 60,000 का, साल भर में परचेज किया, तो अब मेरे पास जो ब्लॉक का वैल्यू है बेटा वो है 90,000।
और अब अगर मान लो मेरे ब्लॉक में सपोज पहले दो फर्नीचर था, कितना फर्नीचर था, दो फर्नीचर, जिनका वैल्यू मैंने बोला आपको 30,000 है, कितना है 30,000। सपोज मेरे पास दो फर्नीचर था और उनका टोटल वैल्यू जो ओपनिंग रेट पे था वो 30,000 था। फिर मैंने एक फर्नीचर और परचेज कर लिया सपोज, और वो फर्नीचर जो मैंने परचेज किया था वो मैंने बोला सपोज 60,000 में परचेज किया। तो अब मेरे पास ऐसे ब्लॉक में टोटल तीन फर्नीचर है। दो फर्नीचर ऐसे हैं जिनका ओपनिंग में वैल्यू था 30,000, जो पिछले साल से चला आ रहा था। मैंने एक फर्नीचर और परचेस कर लिया बेटा, जो कि हो गया 60,000 का। तो मेरे पास अब ब्लॉक में जो टोटल वैल्यू बचा हुआ है वो 90,000 है। और सपोज मैं इन तीन में से कोई भी दो फर्नीचर को बेच दिया, इस तीन में से कोई भी दो फर्नीचर को बेच दिया, और अगर मैंने उन दोनों फर्नीचर को बेच के 1 लाख रुपया कमा लिया, मैंने फर्नीचर दोनों बेच के 1 लाख रुपया कमा लिया, तो अब अगर मैं इससे माइनस करूंगा ना बेटा, तो जो आंसर आएगा वो तो नेगेटिव आएगा। 90,000 में अगर आप 1 लाख माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है 10,000। तो आप खुद सोचो, आपके पास था तीन फर्नीचर, आपने बेचा दो फर्नीचर, अभी भी एक फर्नीचर आपके ब्लॉक में है, मगर आपको उस पर डिप्रेशन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लॉक का जो वैल्यू है बेटा वो नेगेटिव है। तो अगर ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव होता है तो उस पर आपको डिप्रेशन देने की जरूरत नहीं है, भले ही आपके ब्लॉक में एसेट पड़ा है तो भी आपको डिप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। यानी उस केस में बेटा डिप्रेशन हो जाएगा जीरो, नो डिप्रिसिएशन। और ये जो 10,000 आएगा बेटा, इसको अपन मान लेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या मान लेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो समझो यहाँ पे ब्लॉक में फर्नीचर होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरा ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो मेरे को डिप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। आई होप आप पहला रूल समझ गए होंगे कि डिप्रेशन कब नहीं देना है। अब दूसरा रूल पे मूव करते हैं। बोला है व्हेन ब्लॉक इज पॉजिटिव, ब्लॉक पॉजिटिव है मगर ब्लॉक में बेटा कोई एसेट ही नहीं है, ब्लॉक में वैल्यू है मगर ब्लॉक में कोई एसेट्स ही नहीं है, तो भी मेरे को डिप्रेशन नहीं देना है। इसको फिर एक एग्जांपल से समझो। देखो सपोज मेरे पास ओपनिंग WDV मान लो दो फर्नीचर का था, कितने फर्नीचर का? दो फर्नीचर का, राइट। मान लो 40,000, ओके। उसके बाद ऐड अपन करते ना परचेज, और मान लो कोई फर्नीचर अपन परचेज किए नहीं है, तो ये डैश हो गया। मान लो दो फर्नीचर था 40,000 का और फर्नीचर परचेज किया नहीं है, तो उसके बाद मेरे पास अब जो ब्लॉक का वैल्यू बच रहा है डेट इज 40,000। और अब अगर मैं बोल रहा हूं मैंने अपने दोनों के दोनों फर्नीचर बेच दिए, सेल ऑफ बोथ द फर्नीचर्स, मैंने अपने दोनों के दोनों फर्नीचर बेच दिए, और मेरे को बेच के जो पैसा मिला, मान लो वो मिला 35,000, तो क्या मेरे ब्लॉक का वैल्यू बच रहा है क्या? द आंसर इज हाँ, बच रहा है। ब्लॉक का वैल्यू तो है, 5,000 रुपया ब्लॉक में पड़ा है, बट क्या मेरे ब्लॉक में अब कोई एसेट बचा है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज मेरे पास दो फर्नीचर था और मैंने अपने दोनों के दोनों फर्नीचर बेच दिए। तो अगर मैं अपने दोनों के दोनों फर्नीचर बेच दिया, तो इसका मतलब मेरे ब्लॉक में कोई फर्नीचर बचा ही नहीं है। और अगर ब्लॉक में फर्नीचर नहीं बचा बेचा बेटा, तो फिर आपको डिप्रेशन देने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आपको कोई डिप्रेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो दोनों केस में, पहले वाले में क्या था? पहले वाले में था कि ब्लॉक में वैल्यू तो है, ब्लॉक में वैल्यू तो है मगर नेगेटिव वैल्यू है, यस और नो। तो ब्लॉक में एसेट होने के बावजूद अगर आपका नेगेटिव वैल्यू आ जा रहा है तो भी डिप्रेशन नहीं देना है। और दूसरा में क्या है कि आपका वैल्यू है पॉजिटिव, बट आपके ब्लॉक में बेटा एसेट ही नहीं है, तो अगर आपके ब्लॉक में एसेट नहीं है तो भी डिप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए दोनों कंडीशन आपको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब कब अपने को डिप्रेशन देने का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने दोनों को एकदम इलस्ट्रेशन से समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब और बेटा कुछ रूल्स जान लेते हैं अपने डिप्रिसिएशन के, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले क्या रूल है, देखो ध्यान सुनना। इसमें रूल है बेटा, डेट ऑफ परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेट ऑफ परचेज जो है, एसेट कब खरीदा, वो बहुत रिलेवेंस रखेगा आपके डिप्रिसिएशन चैप्टर में। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक फर्नीचर खरीदा, ओपनिंग में कोई फर्नीचर नहीं था और मैंने एक फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। फर्नीचर परचेज ऑन 1 मई 2022, और मान लो कितने का फर्नीचर खरीदा बेटा? मान लो मैंने 60,000 का फर्नीचर खरीदा। तो अगर मैं इसका डिप्रेशन निकालना चाहूं
तो सबसे पहले मैं ओपनिंग WDV लिखूंगा, जो कि कुछ नहीं है। उसके बाद बेटा मैंने इस साल ही फर्नीचर खरीदा है, तो ऐड फर्नीचर परचेज। कितने का बेटा? फर्नीचर खरीदा 60,000 का। और क्वेश्चन में तो सेल बोला नहीं है, तो मान लो सेल नहीं हुआ है। तो इसका मतलब मेरे ब्लॉक का वैल्यू 60,000 है। यस और नो? इसका मतलब मेरे को 60,000 पे बेटा डिप्रेशन देने का है। इस 60,000 पे मेरे को डिप्रेशन देने का है। बट द आंसर सर डिप्रेशन देंगे कैसे? तो सर आपको पहले पता होना चाहिए फर्नीचर का जो रेट है डेट इज 10%। यस और नो? तो रेट जो है फर्नीचर का वो क्योंकि 10% है, तो अब सर क्या 60,000 पे 10% दे देंगे? द आंसर इज हाँ। आपको हमेशा ब्लॉक के वैल्यू पे डिप्रेशन देना है। तो ब्लॉक का वैल्यू बेटा 60,000 था। ब्लॉक का वैल्यू जो था बेटा वो 60,000 था। तो उस 60,000 पे बेटा आपको 10% डिप्रेशन लगा देना है। कितना हो गया? 6,000। सर 10% क्यों? यहाँ पे आप ध्यान सुनना। मैंने एसेट कब खरीदा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एसेट जो खरीदा बेटा वो 1 मई को खरीदा। कब खरीदा? 1 मई को। और अगर आप 1 मई से पूरे मार्च तक जाओगे, आप ईयर एंड तक जाओगे, तो वो डेफिनेटली 180 डेज से ज्यादा होता है। तो इनकम टैक्स में रूल्स क्या बेटा? अगर आप कोई एसेट को 180 डेज से ज्यादा यूज कर ले रहे हो, अगर आप कोई एसेट को 180 डेज से ज्यादा यूज कर ले रहे हो, उस पे फुल परसेंटेज 10% लगा देना। क्योंकि मैंने फर्नीचर 1 मई को खरीदा था और उसको यूज पूरे साल भर किया 31 मार्च तक, तो उस पे पूरा 10% डिप्रेशन लग जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट सर कल को अगर क्वेश्चन बोलता कि फर्नीचर जो है बेटा वो परचेज हुआ है, सपोज एग्जाम्पल फर्नीचर जो है परचेज हुआ 60,000 में, बट परचेज हुआ सपोज 11 दिसंबर 2022 को। कितने में? 60,000 में। तब मैं क्या करता पता है? ओपनिंग WDV तो कुछ नहीं है, जीरो। एड परचेज हुआ 60,000, टोटल 60,000। और बेटा सेल तो कुछ हुआ नहीं, तो मेरे पास ब्लॉक में वैल्यू तो वही है, क्लोजिंग WDV मेरा वही है। बट इस बार जो मैं डिप्रेशन दूंगा ना बेटा, वो 60,000 पे, ध्यान से सुनना, इस बार मेरा जो डेट है बेटा, अगर आप एसेट को 180 डेज से कम यूज करते हो, आपने 11 दिसंबर को खरीदा है, तो 11 दिसंबर से बेटा अगर आप 31 मार्च तक जाओगे, तो इसका मतलब बेटा आप दिसंबर के यहाँ पर 20 दिन यूज कर रहे हो, जनवरी के आप 31 डेज यूज कर रहे हो, फेब्रवरी के 28 डेज एंड मार्च के 31 डेज। आप 110 दिन यूज कर रहे हो। कितने दिन? 110 दिन। तो क्योंकि आप 180 डेज से कम यूज कर रहे हो ना, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 10%। आपका रेट सीधा हाफ हो जाएगा बेटा। और रेट हाफ हो जाएगा इसका मतलब 60,000 पे बेटा 5%, यानी आपको जो डिप्रेशन मिलेगा वो केवल मिलेगा 3,000। तो इसका मतलब बेटा जो रेट है वो हाफ हो जाता है अगर आप एसेट को 180 डेज से कम यूज करते हो। अगर आप 180 डेज से ज्यादा यूज कर लिए, यस और नो, 180 डेज या उससे ज्यादा यूज कर लिए, 180 या उससे ज्यादा यूज कर लिए, तो आपको फुल परसेंटेज मिल जाएगा 10%। बट अगर आप 180 से कम यूज कर रहे हो बेटा, तो जो भी रेट रहेगा उसका सीधा हाफ हो जाएगा। अगर सपोज यही प्लांट एंड मशीनरी होता तो उसका रेट 15% होता है। बट अगर आप 180 डेज से कम यूज करते तो 15% की जगह बेटा 7.5% ही आप क्लेम कर पाते। तो देखो ध्यान से सुनना, इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड बाय द एसएससी, अभी पुट टू यूज में समझा रहा हूँ क्या है, बट पहले समझना, अगर आपने एसेट एक्वायर किया है और उसको आप लेस देन 180 डेज यूज करते हो, लेस देन 180 डेज, तो आपका जो रेट होगा वो हाफ हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 10% का हाफ, 50% मतलब 10% अगर है तो उसका हाफ कर देना 50%। अगर 40% कोई एसेट वाला यूज कर रहे हो तो उसका भी हाफ हो जाएगा 20%। मतलब जो भी एसेट यूज कर रहे हो उस पर जो नॉर्मल रेट लगता है उस रेट का हाफ हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, सपोज मैंने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज किया। कब परचेज किया? ऑन 1 मई 2022। कितने में खरीदा बेटा? 60,000 में खरीदा। मैंने खरीद तो लिया, बट मैंने बेटा उसको यूज जो है वो पुट टू यूज बेटा हुआ कब से? ऑन 3 फरवरी 2023 से। तो सर मैंने एसेट तो खरीद लिया,
कितने में खरीदा? 60,000 में, राइट। मैंने एसेट तो खरीद लिया 60,000 में, बट क्या मैंने उस साल एसेट को यूज किया? हाँ किया, मगर 3 फरवरी से किया। तो तब आपको ध्यान रखना, अगर आपको पुट टू यूज का डेट दे रहे हैं ना बेटा, तो आपको 180 डेज जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो पुट टू यूज के डेट से होगा। इसका मतलब मेरे पास अगर ओपनिंग WDV सपोज कुछ नहीं था, फिर मैंने फर्नीचर खरीदा 60,000 का, और उसके बाद क्योंकि कुछ एसेट सेल भी नहीं हुआ, तो ने सेल जो है वो जीरो हो गया, तो क्लोजिंग WDV बेटा जो बच रहा है वो 60,000 बच रहा है, राइट। अब इस 60,000 पे मेरे को डिप्रेशन देना है, राइट। इस 60,000 पे मेरे को डिप्रेशन देना है, बट सर सवाल है 60,000 पे कितना परसेंट? द आंसर इज बेटा 10% नहीं दूंगा, क्योंकि उसको यूज जो मैंने किया ना बेटा, वो यूज किया 3 फरवरी से, यानी मैंने सिर्फ उसको फरवरी के बेटा 25 दिन यूज किए और मार्च के 31 डेज यूज किए। टोटल मैंने उसको बेटा 56 डेज यूज किया, जो कि 180 से कम है, तो इसलिए मेरा रेट हो जाएगा बेटा हाफ, यानी 60,000 का 5%, दैट इज 3,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप ध्यान रखना, आपको 180 डेज जो कैलकुलेट करना है, वो डेट ऑफ एक्विजिशन से नहीं करना है, कब खरीदा, बल्कि पुट टू यूज से करना है, कि कब आपने उसको यूज में किया। समझे मेरा बात? अगर मान लो मेरा पुट टू यूज भी उसमें 1 मई ही होता, 1 मई 2022, खरीदा भी उसी दिन और यूज भी उतना दिन, तो फिर मेरे को फुल ईयर का मिल जाता। बट क्योंकि मैंने पुट टू यूज बहुत बाद में किया, फरवरी में, यानी फरवरी और मार्च मुश्किल से 56 डेज ही किया, तो मेरा रेट जो है बेटा वो हाफ हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा मेरा बात? चलो देखो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। इफ एन एसेट इज एक्वायर्ड बाय द एसएससी बट पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, तो जो रेट है बेटा वो हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ। इसलिए कभी भी पुट टू यूज का डेट अगर दे, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझना बेटा कि पुट टू यूज से कैलकुलेट करना है। सर अगर पुट टू यूज का डेट बोला ही नहीं, तो फिर आप समझ जाना जिस दिन परचेज हुआ है उसी दिन से पुट टू यूज भी हुआ है। क्लियर हो गया मेरा बात? चलो अब आगे अपने कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं, ठीक है। देखो, अब आगे की जितनी स्लाइड्स है बेटा, ऐसे ऐसे इलस्ट्रेशंस है कि मैंने सारे इलस्ट्रेशंस कवर कर दिए हैं, और आपको डेप्रिसिएशन में कभी कोई मिस्टेक होगा ही नहीं, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट, एक एक स्लाइड में एक एक क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहले, ये तो क्वेश्चन है ही है मेरा, केस चेंज होता रहेगा, ठीक है। मिस कृति एंटरप्राइजेस हैज WDV ऑफ फर्नीचर ब्लॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2022 रुपीज 80,000। तो मिस कृति एंटरप्राइजेस के फर्नीचर के ब्लॉक में कुछ ओपनिंग फर्नीचर पड़ा है, कितने का? 80,000 का। और उसके जो ब्लॉक में जो फर्नीचर है जिनका वैल्यू 80,000 है, वो फर्नीचर है फर्नीचर एक्स और फर्नीचर वाई, मतलब दो फर्नीचर है उसके ब्लॉक में, ठीक है। एक फर्नीचर एक्स है बेटा 80,000 का, आई मीन एक दो फर्नीचर एक्स और वाई, और दोनों का वैल्यू मिला के बेटा 80,000 है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपने तो इस चीज को तो कॉपी करना ही रहेगा हर केस में। ये मानते हो कि जितने भी केस है, हर केस में उसके ब्लॉक में दो फर्नीचर पड़े हैं, तो ओपनिंग WDV ऑफ फर्नीचर एक्स एंड वाई दो फर्नीचर है, तो उनका बेटा WDV पड़ा है 80,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ध्यान सुनना। क्वेश्चन में केस ए में मेरे पास बेटा है कि उसने फर्नीचर एक्स को सेल कर दिया बेटा, फर्नीचर एक्स को क्या कर दिया उसने? सेल कर दिया, और जो सेल वैल्यू है बेटा वो है 20,000, यस और नो? तो मतलब कोई फर्नीचर उसने खरीदा नहीं, उसने इस केस में तो कोई फर्नीचर खरीदा ही नहीं। तो एड परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर, कुछ फर्नीचर उसने नहीं खरीदा, राइट। तो परचेज कुछ हुआ ही नहीं बेटा, तो डैश हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास अब जो ब्लॉक में वैल्यू बच रहा है उसका, वो बच रहा है 80,000, यस और नो? अब जो बेटा ब्लॉक में वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है 80,000। नेक्स्ट अपने को लिखना पड़ता है कितने में बेचा, तो यस उसने एक फर्नीचर बेचा है अपना, सेल ऑफ फर्नीचर एक्स। इसका मतलब अपने को ध्यान में रखना है बेटा कि ब्लॉक में एक फर्नीचर है, अगर दोनों फर्नीचर बिक जाता, तो मैंने आपको पहले ही बोला डिप्रेशन नहीं देते उसमें, यस और नो? बट नहीं, उसने एक ही फर्नीचर बेचा, और बेच के कितना पैसा आया? 20,000, यस और नो? तो बेच के 20,000 आया, तो मेरा जो WDV बच रहा है बेटा डेट इज 60,000। इसको अपने बोलते हैं बेटा क्लोजिंग WDV, क्या बोलते हैं? क्लोजिंग WDV, राइट। तो मेरे ब्लॉक में बेटा वैल्यू बच रहा है 60,000। अब मेरे को डिप्रेशन देना है, राइट। तो डिप्रिशिएशन दूंगा 60,000 पे, यस और नो? और इसमें
डेट कब देखना है बेटा? डेट आपको तब देखना है जब एसेट कोई परचेज हुआ है। इसमें तो कोई एसेट परचेज हुआ ही नहीं है, ध्यान रखना। सेल कब हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो सेल का डेट है ना बेटा, ये सब बकवास बात है, बकवास बात। सेल का डेट कभी मैटर नहीं करता है, मैटर करेगा परचेज का डेट, ठीक है, मैटर करेगा बेटा परचेज का डेट। तो परचेज तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए मेरे पास ब्लॉक में जो वैल्यू पड़ा है वो 60,000 है, और उस पे मेरा फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फर्नीचर पे बेटा रेट 10% होता है, इसलिए मेरे को 60,000 पे 10% 6,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 60,000 पे 10% दैट इज 6,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। ब्लॉक में एक फर्नीचर पड़ा था, राइट, अगर दोनों फर्नीचर बिक जाता तो मैं डेप्रिसिएशन नहीं देता। क्लियर? नेक्स्ट बेटा केस बी। केस बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोला है फर्नीचर एक्स उसने बेच दिया 1 लाख में। फर्नीचर एक्स उसने बेच दिया 1 लाख में, तो सबसे पहले बेटा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पहले लिख लो। बेटा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था उसका 80,000। इस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में आपको पता होना चाहिए दो फर्नीचर था, यस और नो? फर्नीचर एक्स और फर्नीचर वाई, राइट। कुछ और फर्नीचर तो बेटा परचेज हुआ नहीं, कुछ और फर्नीचर तो परचेज हुआ नहीं, तो क्लोजिंग में बेटा जो वैल्यू बच गया वो 80,000, यस और नो? आई मीन क्लोजिंग में जो वैल्यू नहीं, परचेज करने का जो वैल्यू है बेटा वो 80,000 आया। नेक्स्ट अब माइनस करेंगे सेल कितना में हुआ, तो उसने सेल किया फर्नीचर एक्स को, एक ही फर्नीचर बेचा उसने। ब्लॉक में एक फर्नीचर अभी भी पड़ा है, ब्लॉक में एक फर्नीचर अभी भी पड़ा है, बट खुद से सोचो बेटा 80,000 का वैल्यू था और आपने ज्यादा में बेच दिया, 1 लाख में बेच दिया। इसका मतलब बेटा ब्लॉक का वैल्यू हो चुका है नेगेटिव, यस और नो? क्लोजिंग डब्ल्यू डी भी बेटा हो चुका है नेगेटिव। और जब भी बेटा क्लोजिंग डब्ल्यू भी नेगेटिव आ जाए, जब भी क्लोजिंग डब्ल्यू डी भी नेगेटिव आ जाए, डेप्रिसिएशन बेटा जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था डेप्रिसिएशन देने की जरूरत नहीं है अगर ब्लॉक का वैल्यू बेटा नेगेटिव है। लेकिन ये जो 20,000 आएगा बेटा उसको अपने बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यस और नो? तो क्योंकि ब्लॉक का वैल्यू बेटा नेगेटिव है 20,000, तो डेप्रिसिएशन इस पे देना नहीं है। भले ही मेरे पास एक फर्नीचर था, बट क्योंकि ब्लॉक का वैल्यू मेरा नेगेटिव आ गया इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं देंगे, और जो नेगेटिव वैल्यू है बेटा उसको अपने बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर नाउ, यस और नो? चलो नेक्स्ट बेटा केस सी। केस सी में बोला है उसने अपने फर्नीचर एक्स को बेच दिया, कितने में बेच दिया? 1 लाख में, राइट, यानी फर्नीचर वाई है। और उसके बाद बोला है और साथ साथ उसने एक फर्नीचर और परचेज कर लिया एस करके, जिसने उसने 35,000 में एक फर्नीचर और खरीद लिया एस करके। कब खरीदा बेटा? 1 जुलाई 2022 को। मैंने हमेशा बोला बेटा परचेज का डेट इंपॉर्टेंट रहेगा, सेल का डेट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बेटा। तो देखो सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी तो वही रखना है हर केस में, मैं बोल रहा हूँ वो सेम रहेगा, ठीक है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बेटा दो फर्नीचर था, उसका वैल्यू था 80,000, यस और नो? अब अपने को पहले सेल नहीं लिखना है, पहले परचेज लिखेंगे बेटा, फॉर्मेट में पहले परचेज आता है। एड परचेज ऑफ फर्नीचर, कितने में परचेज किया बेटा उसने फर्नीचर एस को? उसने खरीदा 35,000 में, यस और नो? तो इतना करने के बाद बेटा जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है अभी बिफोर सेल, वो आ रहा है बेटा 1,15,000, यस और नो? वो जो वैल्यू आ रहा है बेटा वो आ रहा है 1,15,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट उसने बेटा फर्नीचर को कर दिया सेल, कौन सा फर्नीचर? फर्नीचर एक्स। फर्नीचर एक्स कितना बेच दिया? 1 लाख में। अब जो 1 लाख में बेच दिया तो मेरा ब्लॉक का बेटा क्लोजिंग वैल्यू आ रहा है 15,000, यस और नो? ब्लॉक का वैल्यू आ रहा है 15,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर अब ये डेट कैसे काम आता है? देखो पहला बात तो मेरे को डेप्रिसिएशन ब्लॉक पे देना है, डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा 15,000 में, यस और नो? डेप्रिसिएशन ऑन 15,000 वो कैसे दूंगा? सुनना सर, ये जो 15,000 है ये मैं यही समझूंगा कि मेरा जो लेटेस्ट फर्नीचर है, लेटेस्ट फर्नीचर ये वाला यही बचा हुआ है। आप हमेशा ध्यान रखना, आपके पास जो वैल्यू बच रहा है डब्ल्यू का, वो 15,000 जो बच रहा है, आप ध्यान रखना आपका लेटेस्ट से पहले बचता है, आपका लेटेस्ट से बचा हुआ है। उसके बाद अगर ब्लॉक का ज्यादा वैल्यू है तो वो ओपनिंग से बचा हुआ होगा। इसको आगे और सम्स में डिस्कस होगा अभी इसके बाद वाले सम्स में, बट अभी के लिए मेरा ब्लॉक का वैल्यू 15,000 है, तो मैं यही मानूंगा कि ये जो वैल्यू है 15,000 ये उसी फर्नीचर का है जो मैंने अभी खरीदा है, जो कि 35,000 वाले का है। तो सर मैंने इसको खरीदा कब था? 1 जुलाई को, यस और नो?
तो 1 जुलाई से लेके अगर मैं 31 मार्च काउंट करूं बेटा, आराम से 180 डेज से ज्यादा होता है। तो इसीलिए मेरे को डेप्रिसिएशन जो है बेटा इस 15,000 पे पूरे साल का मिल जाएगा, डेट इज 1500। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वापस समझा देता हूँ, आपका ओपनिंग वैल्यू 80 था, आपने और परचेज किया 35 का, तो 1,15,000 हो गया। अब मैंने फर्नीचर बेच दिया 1 लाख, तो अब मेरे पास जो वैल्यू बच रहा है क्लोजिंग वैल्यू वो 15,000 है। तो मैं अब 15,000 को सबसे पहले यही समझूंगा कि वो वही वाला लेटेस्ट फर्नीचर है। तो वो लेटेस्ट फर्नीचर बेटा मेरा 35,000 का था, तो उसको मैंने कब खरीदा था, 1 जुलाई को, तो इसलिए मैंने उस पर पूरा डिप्रेशन लगा दिया 10%, तो मेरा डिप्रेशन बेटा आया 1500। ठीक है, नेक्स्ट केस डी बेटा। केस डी में बोला है आपने फर्नीचर एक्स को बेच दिया 10,000 में, कितना में, 10,000 में, और एक फर्नीचर बेटा खरीद लिया 40,000 में 1 जुलाई को। तो सबसे पहले बेटा ओपनिंग डब्ल्यू डी वी बेटा मेरा 80,000 था, और उसके बाद मैंने और फर्नीचर खरीद लिया, राइट। कितने का फर्नीचर खरीद लिया बेटा, 40,000 का। तो अब मेरे पास जो नया वैल्यू है बिफोर सेल, डेट इज 1,20,000, राइट। और इसके बाद क्वेश्चन ने बोला मैंने एक फर्नीचर अपना बेच दिया, कितने में, 10,000 में। अब यहाँ पे बेटा सीखने वाली चीज है, मेरा जो ब्लॉक का वैल्यू बच रहा है ना बेटा वो 1,10,000 है। जो ब्लॉक का वैल्यू बच रहा है बेटा डेट इज 1,10,000। तो सर अब इसको कैसे डिप्रेशन देंगे, तो इसको बेटा दो भाग में बांट लो। इस 1,10,000 में मैंने सबसे पहले क्या बोला, आपका लेटेस्ट वाला फर्नीचर सबसे पहले रहेगा। आपका लेटेस्ट में जो आपने खरीदा है बेटा वो 40,000 है, तो इस 110 में सबसे पहले तो बेटा आप ये मानोगे कि 40,000 वाला है पूरा। और अब जो बच गया बेटा ब्लॉक में 110 में 40, उसको अलग कर लो, डेट इज 70,000, राइट। तो इस 110 को मैंने दो भाग में बांट लिया, एक मेरा लेटेस्ट वाला बेटा, और फिर अब जो बच गया बैलेंसिंग फिगर मेरा वो मैंने ओपनिंग वाला मान लिया, ठीक है। अब ये जो बेटा ओपनिंग वाला है जो बैलेंसिंग फिगर है, इस पे तो आपको फुल ईयर का ही देना है, बट अब ये जो लेटेस्ट वाला है ना बेटा, उसके लिए आप डेट चेक कर लो, आपने कब खरीदा यहाँ पे 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से लेके बेटा 31 मार्च, जो कि पूरा का पूरा 180 से बहुत ज्यादा होता है, तो यानी आपको इस पे भी 10% देना है, राइट। तो 1,10,000 को मैंने दो भाग में बांटा, पहले लेटेस्ट वाला एकदम अलग कर दिया, और उसके जो बचा वो पूरा ओपनिंग वाला बचा होगा। तो अब मैंने इस 40 पे 10% लगा दिया, क्योंकि इसका जो डेट है बेटा मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई से 31 मार्च। और अब इस 70,000 पे भी पूरा 10% लगेगा, तो टोटल जो डिप्रेशन आ रहा है बेटा वो 4,000 प्लस 7,000 डेट इज 11,000 आ रहा है बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 4,000 प्लस 7,000 डेट इज 11,000। आई होप आपको डेट समझ में आ रहा होगा कि कितना रिलेवेंस है डेट का, ठीक है। चलो केस ई में बोला है फर्नीचर एक्स उसने 10,000 में बेचा, और फर्नीचर एस परचेज किया, बट बेटा परचेज का डेट है 11/11/22। तो सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यू डी वी बेटा 80,000, वो तो फिक्स है। एड परचेज कुछ हुआ है, जी हाँ हुआ है, परचेज हुआ है बेटा 40,000 का, बट ये परचेज हुआ बेटा 11/11 को, 11/2022, 11 नवंबर, ठीक है। चलो तो 1,20,000, और इसमें अगर मैं अपना सेल माइनस कर दूं, सेल वैल्यू, तो वो बेटा है 10,000। मेरे पास ब्लॉक पे तो फर्नीचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो डेप्रेशन तो लगेगा। बट सर अभी 1,10,000 को मैं वापस स्प्लिट करूंगा तो देखूंगा लेटेस्ट वाला फर्नीचर बेटा 40,000 का है, और जो बैलेंस बच गया वो तो ओपनिंग वाले रहेगा बेटा 70,000, ये बैलेंसिंग फिगर है। 110 में बेटा अगर 40 बच गया, तो जो चला गया वो 110 में अगर 40 चला गया बेटा, तो जो 70 बच गया वो ओपनिंग का है। तो सर इस 70 पे तो पूरा आपको 10% देना ही है, इस 70 पे तो आपको पूरा 10% देना ही है, बट ये जो बेटा 40,000 है लेटेस्ट वाला, इसको आप चेक करो आप खरीदे कब थे। इसको आप खरीदे थे बेटा 11 नवंबर को, यस और नो। 11 नवंबर से अगर आप बेटा 31 मार्च काउंट करोगे ना बेटा, तो 180 डेज से बहुत कम होता है, और क्योंकि वो 180 डेज से कम होता है, तो इसके बाद आपको जो डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा बेटा हाफ देना पड़ेगा। यानी अब तक आप जो 10% दे रहे थे बेटा, वो 40,000 पे अब हाफ देना पड़ेगा, 5%। तो आप समझ रहे हो कि देखो डेट कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 40,000 पे 5% बेटा आ रहा है 2,000, कितना आ रहा है, 2,000।
और 70,000 पे 10% बेटा आ रहा है 7,000। कितना आ रहा है? 7,000। तो 2,000 प्लस 7,000, टोटल डेप्रिसिएशन बेटा 9,000 आएगा। कितना आएगा? 9,000। समझे? इसके पुराने वाले केस में बेटा जो फर्नीचर खरीदा था वो जुलाई में खरीद लिया था, राइट? इसलिए उस पर भी फुल ईयर का दिए थे। बट इस बार मैंने खाली डेट चेंज कर दिया ये समझाने के लिए कि अगर डेट बेटा ऐसा है जो 180 से आप कम यूज कर रहे हो तो उस पर जो रेट है बेटा वो हाफ हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट केस एफ। केस एफ को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिख ही लेता हूँ। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बेटा 80,000 है। कितना है? 80,000। फिर उसने फर्नीचर एस खरीद लिया। कितने में बेटा? 40,000 में। तो एड फर्नीचर परचेज्ड 40,000, राइट? उसने खरीदा 11 यानी 180 से कम है। बट पहले सम्स कर लेते हैं। तो 120 अभी तक ब्लॉक का वैल्यू है, राइट? अब अगर मैं फर्नीचर एक्स सेल कर दिया, कितने में बेटा? 2 लैक्स में। ओ माई गॉड, 2 लैक्स में उसने सेल कर दिया। तो इसका मतलब बेटा आपका जो ब्लॉक का वैल्यू आया वो तो बेटा 80,000 नेगेटिव हो गया। यस और नो? ये जो आपका ब्लॉक का वैल्यू है बेटा ये 80,000 नेगेटिव हो गया, राइट? और अगर 80,000 नेगेटिव हो गया तो मैंने आपको पहले ही बोला था, भले ही आपके ब्लॉक में एसेट है, मैं जानता हूँ मेरे ब्लॉक में एसेट वाई भी है, यस और नो? एसेट वाई भी और फर्नीचर एस भी जो खरीदा है वो भी है, दोनों ही है। फर्नीचर एक्स और वाई दो था, मैंने तो एक्स ही बेचा है, और प्लस फर्नीचर एस भी खरीद लिया। बट क्योंकि दो एसेट होने के बावजूद मेरे बेटा ब्लॉक का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो डेप्रिसिएशन बेटा देने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट ये जो नेगेटिव वैल्यू आया बेटा उसको अपने बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। यस और नो? तो ध्यान रखो, वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है बेटा तो आपको डिप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा केस जी। केस जी में सबसे पहले तो ओपनिंग वैल्यू लिख लो अपना, वो हर केस में है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 80,000 है। अब केस क्या बोलता है? केस बोलता है बेटा मैंने फर्नीचर एक्स और फर्नीचर वाई दोनों बेच दिया। फर्नीचर एक्स को 10,000 में बेचा और फर्नीचर वाई को 35,000 में बेचा। तो इसका मतलब मेरा कोई परचेज तो हुआ नहीं, पहला जीरो परचेज। तो अब उसके बाद मैंने फर्नीचर एक्स बेच दिया और फर्नीचर वाई बेच दिया, राइट? दोनों फर्नीचर बेच दिया। इसको 10,000 में बेच दिया बेटा और इसको 35,000 में बेच दिया। मेरा बेचने के बाद बेटा ब्लॉक में आ तो रहा है पॉजिटिव वैल्यू, राइट? पॉजिटिव वैल्यू आएगा बेटा 35,000 का। कितने का? बट क्या मेरे को डिप्रेशन देना है? द आंसर इज नो, बिकॉज मेरे ब्लॉक में बेटा फर्नीचर एक्स और फर्नीचर वाई दोनों था और दोनों बिक गया। तो सिंस नो एसेट्स इन द ब्लॉक, सिंस नो एसेट्स इन द ब्लॉक, ये ध्यान रखना होगा आपको कि आपके ब्लॉक में एसेट है कि नहीं है। भले ही मेरा वैल्यू पॉजिटिव है बट सिंस नो एसेट्स इन द ब्लॉक हेंस नो डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज्ड। हेंस नो डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज्ड। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और फिर आपका जो 35,000 आ रहा है बेटा, इस 35,000 को बेटा अपने बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। वी कॉल इट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो आपके अगर ब्लॉक में एसेट नहीं बचता है मगर ब्लॉक का पॉजिटिव वैल्यू बच रहा है तो फिर उसको बोलते हैं बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जो कि इस केस में आया है 35,000 का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। नेक्स्ट केस एच। केस एच अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वन। सबसे पहले तो अपने बेटा लिख लो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, जिसमें दो फर्नीचर था। मैं आपको याद दिलाने के लिए बार बार यहाँ पे कभी कभी लिख दे रहा हूँ। फर्नीचर एक्स एंड फर्नीचर वाई, दो फर्नीचर था जिसका वैल्यू था बेटा 80,000। नेक्स्ट क्या सेल हुआ क्या नहीं वो बाद में, पहले अपने देख लेते हैं फर्नीचर और खरीदा उसने, राइट? फर्नीचर टी वाज परचेज फॉर 5,000। तो ऐड किया फर्नीचर परचेज्ड, ऐड किया बेटा फर्नीचर परचेज्ड 5,000 का। तो अब मेरे पास ब्लॉक में टोटल वैल्यू अभी तक है 85,000, राइट? अब मेरे पास ब्लॉक में वैल्यू 85,000 और मैं ध्यान रखता हूँ कि फर्नीचर को उसने 1 जुलाई में खरीदा बेटा। 1 जुलाई 2022 में खरीदा उसने फर्नीचर को। तो अगर
इस फर्नीचर पे मेरे को डेप्रिसिएशन देना पड़ा तो मैं फुल ईयर का दूंगा, क्योंकि इसका जो यूज है वो 180 से बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, एज पर रूल्स वी शुड डिडक्ट द सेल वैल्यू, राइट। तो उसने सेल किया बेटा पहले फर्नीचर को 10,000 में, फर्नीचर एक्स को, और दूसरे फर्नीचर को बेटा उसने बेच दिया 35,000 में, राइट। दूसरे फर्नीचर को उसने बेच दिया बेटा 35,000 में। तो अब मेरे पास जो ब्लॉक का वैल्यू बच रहा है बेटा डेट इज अगेन 35,000, यस और नो। तो मेरे पास अब जो बेटा ब्लॉक का वैल्यू बच रहा है बेटा डेट इज 85 माइनस 40,000 बेटा। तो जो ब्लॉक का वैल्यू बच रहा है बेटा डेट इज 40,000, राइट। 85,000 माइनस 10,000 एंड माइनस 35,000, ठीक है बेटा। तो जो ब्लॉक का वैल्यू बच रहा है अपने पास वो 40,000 है। अब सवाल है ये 40,000 पे अपने डिप्रेशन कैसे निकालेंगे। तो सर पहले आप ये चेक करो कि आपके ब्लॉक में कोई एसेट बचा हुआ है क्या। द आंसर इज हाँ। मैंने तो एक्स और वाई था मेरे पास और एक्स वाई बेचा है, इसका मतलब मेरे पास एसेट जो बचा हुआ बेटा वो फर्नीचर टी बचा हुआ, यस और नो। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। मैं इसमें उसको दो भाग में ब्रेक नहीं कर सकता हूँ, क्यों बताओ। क्योंकि मेरे को दो ब्रेक करने का ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेरे पास ब्लॉक में एक ही एसेट बचा हुआ है, यस और नो। ब्लॉक में अब फर्नीचर टी ही बचा हुआ है, यस और नो। तो मैं इस पे ब्रेकअप करने का आपको जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे इस 40,000 पे बेटा, अगर फर्नीचर टी पूरा यूज हुआ है लाइक 180 से ज्यादा तो पूरा 10% लगा दो, और अगर कम यूज हुआ है तो 5% लगा दो। मैंने क्यों इस 40 को पूरा टी कंसिडर कर लिया बेटा, इसलिए कर लिया क्योंकि मेरे पास ब्लॉक में कोई पुराने एसेट नहीं है। हाँ, अगर पुराने एसेट होता तो मैं इसको वापस दो भाग में स्प्लिट कर देता कि फर्नीचर टी 5,000 मानता और बाकी पूरा ओपनिंग वाला मान लेता, राइट। बट क्योंकि मेरे पास ब्लॉक में खाली एक ही है फर्नीचर टी, इसलिए मैं पूरा 40 पे देने वाला हूँ। आप इस मेथड की खास बात समझो बेटा, ब्लॉक में भले ही मेरा फर्नीचर का वैल्यू 5,000 था बट मेरे को डेप्रिसिएशन तो ब्लॉक ही पे देना पड़ रहा है जो ब्लॉक का वैल्यू बच रहा है, यस और नो। तो 40,000 पे पूरा 10% चला जाएगा 4,000, क्योंकि फर्नीचर टी को मैंने 1 जुलाई को खरीदा, जो कि बहुत ज्यादा होता है 180 से ज्यादा, है ना। तो इसीलिए 40,000 पे बेटा 10% 4,000 फुल आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। मेरे पास ब्लॉक में सारे एसेट चले गए, टी बचा हुआ था, तो जो मेरा पूरा क्लोजिंग वैल्यू था मैंने यही मान लिया कि वो पूरा टी है, और टी को मैंने जितना यूज किया उस बेसिस पे उस पर डिप्रेशन दे दिया। नेक्स्ट बेटा केस आई करने से पहले सबसे पहले बेटा ओपनिंग डब्ल्यू डी वी बेटा 80,000। एड परचेज बेटा मैंने फर्नीचर जेड किया है, फर्नीचर जेड को मैंने परचेज किया कितने में, 40,000 में। फर्नीचर जेड को मैंने परचेज किया 40,000 में। तो मेरे पास बेटा जो वैल्यू बच रहा है 1,20,000 है। बट क्वेश्चन में देखो कोई सेल तो है नहीं, कोई सेल तो है नहीं क्वेश्चन में। तो मेरा क्लोजिंग डब्ल्यू जो बचेगा वो तो 120 बचेगा, यस और नो। क्लोजिंग डब्ल्यू बेटा जो बचेगा वो 120 बचेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला कि जेड खरीदा 40,000 में 1 जुलाई को, बट उसने जेड को बेटा पुट टू यूज कब किया, 1 नवंबर से। उसने 2022-23 में ही खरीदा, जुलाई में, बट उसको यूज कब से कर रहा है, वो नवंबर से कर रहा है। तो इसका मतलब बेटा आपको यहाँ पे 120 को आप दो भाग में स्प्लिट तो कर सकते हो, आपको पता है कि 40,000 तो वो फर्नीचर बेटा जेड है, यस और नो, और बाद बाकी जो 80,000 है वो मेरा ओपनिंग वाला पड़ा है, राइट। ये ओपनिंग वाला पड़ा है। बट अब सर इस ओपनिंग वाले पे तो आप 10% फुल दे दोगे क्योंकि वो पूरा यूज हुआ है, बट 40,000 पे बेटा आपको देना पड़ेगा 5%। क्यों, द रीजन इज वेरी सिंपल बेटा, आप जो है इसको यूज करो बेटा 180 डेज से कम, और 180 डेज से कम यूज करोगे तो आपका जो रेट है वो भी हाफ हो जाएगा। यानी 40,000 पे 5% बेटा आएगा 2,000, और 80,000 पे 10% आएगा 8,000। तो टोटल डेप्रिशिएशन बेटा जो आएगा डेट इज 10,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ध्यान से सुनना मेरा बात, अगर पुट टू यूज बेटा आप जिस साल खरीद रहे हो और उसके बाद उसी साल आप उसको पुट टू यूज तो कर रहे हो, बट 180 दिन से कम कर रहे हो, तो फिर उस पे जो रेट है बेटा वो रेट हाफ हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। पुट टू यूज की मैं खास बात बताऊंगा एक दो क्वेश्चन के बाद, ठीक है। चलो बट अभी के लिए ध्यान रखना, अगर आपका पुट टू यूज बेटा 180 डेज से कम है
तो फिर आपको पुट टू यूज से चेक करना है। पुट टू यूज अगर 180 से कम है तो रेट जो है वो हाफ हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि अपन फर्नीचर कर रहे हैं तो फर्नीचर का रेट 10% होता है, बट क्योंकि पुट टू यूज आपने 180 से कम किया है तो इसीलिए बेटा रेट भी है 5% हो जाएगा। चलो नेक्स्ट केस जे। अभी बहुत सारे केस है बेटा। चलो केस जे। केस जे में सबसे पहले करने से पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिख लेते हैं बेटा। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मेरे पास 80,000 था, राइट? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 80,000 था। फिर मैंने फर्नीचर खरीदा, राइट? फर्नीचर क्यों खरीदा? कब खरीदा? 50,000 में, राइट? कब खरीदा? 1 जुलाई को 50,000 में खरीदा मैंने, ठीक है? कितना में खरीदा? 50,000 में 1 जुलाई को। बट मैं उसको पुट टू यूज कब कर रहा हूँ बेटा? मैं पुट टू यूज कर रहा हूँ उसको 1 नवंबर 22 नहीं, 1 नवंबर 23। मतलब समझो मेरा साल तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मेरा साल तो ऑलरेडी 31 मार्च 23 को खत्म हो चुका है। उसके बाद मैं उसको अगले साल पुट टू यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने इस साल यूज कर ही नहीं रहे उसको। अपने इसको इस साल यूज कर ही नहीं रहे, पुट टू यूज करेंगे या कर लिए वट एवर 1 नवंबर 23 से। यस और नो? तो भले ही मैं अपने ब्लॉक सिस्टम में इसको मेंटेन करूंगा, नो प्रॉब्लम। ब्लॉक में तो मैं इसको डालूंगा 50,000 का खरीदा, तो मेरे ब्लॉक का वैल्यू बेटा 1,30,000 है, नो प्रॉब्लम। और सेल कुछ हुआ नहीं है, सेल कुछ हुआ नहीं है, तो मेरे ब्लॉक का वैल्यू तो 130 है, राइट? मेरे ब्लॉक का वैल्यू तो बेटा 130 है। बट अगर मैं इसको दो भाग में स्प्लिट करूंगा तो एक ये 50 वाला है जो नया लेटेस्ट है, और जो बच गया वो 80,000 मेरा बैलेंसिंग फिगर है ओपनिंग वाला। इस पे तो 10% लगा देंगे। बट सर ये 50,000 तो इस साल पुट टू यूज हुआ ही नहीं है, इसको मैंने पुट टू यूज किया ही नहीं है, पुट टू यूज मैंने इसको किया ही नहीं है, तो इसलिए इस पे डेप्रिशिएशन बेटा जीरो। जीरो डेप्रिशिएशन, यानी डेप्रिशिएशन बेटा इस साल का 50,000 वाले पे 0%। ये सो नो देना ही नहीं है क्योंकि पुट टू यूज किया ही नहीं है मैंने। मगर 80,000 वाले पे तो 10% देना पड़ेगा। तो इस साल का डेप्रिशिएशन बेटा 8,000 आएगा। कितना आएगा? 8,000। आई होप आप समझ रहे हो। पुट टू यूज इस साल अगर होता, मान लो मैं यहाँ पे 1 नवंबर 2022 दे देता, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मैं इस पे 6 महीने का लगा देता, मतलब हाफ रेट कर देता। 50,000 पे 10 की जगह हाफ कर देता, क्योंकि नवंबर से मार्च यूज हुआ है बट कम हुआ है, तो 50,000 पे हाफ रेट लगा देता। बट इस बार तो पुट टू यूज 2023 में होगा। ये सुन, अभी तक तो 2023 नवंबर आया नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ होगा। तो जब होगा तब देखेंगे यार, इसीलिए इस साल इस पे डिप्रेशन देने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट केस के। केस के बेटा स्टार लगाने लायक है, क्योंकि इसमें आप एक नई चीज सीखोगे। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी एज यूजुअल फर्नीचर एक्स और वाई का 80,000। अब एड, ध्यान से सुनना, एड फर्नीचर फर्दर परचेज हुआ है, तो फर्नीचर क्या बोला है? फर्नीचर आर खरीदा उसने 30,000। बट बेटा वो आर ऑलरेडी खरीद चुका था 2021 में, पिछले साल। उसने ऑलरेडी 21 में खरीद लिया पिछले साल, और उसको उसने इस साल से पुट टू यूज किया। उसने इसको इस साल से पुट टू यूज किया, राइट? 11/11/22 उसको आज इस साल से पुट टू यूज कर रहा है वो, ठीक है? उसने खरीद लिया पिछले साल ही। मैं अभी हूँ 1 अप्रैल 22 से बेटा, फिनेंशियल ईयर 31/3/23 से मेरा फिनेंशियल ईयर है। तो इस साल ये एसेट यूज हुआ है, मैंने इसको खरीद लिया था एक साथ 21 में, पिछले साल। बट मैंने इसको यूज इस फिनेंशियल ईयर में किया है। तो अब सवाल है सर, ध्यान से सुनना, जब मैं ब्लॉक का वैल्यू निकालूंगा तो ब्लॉक का वैल्यू तो निकल जाएगा 1,10,000, और इसमें सेल माइनस हो जाएगा अगर है तो, नहीं तो नहीं होगा, नहीं है सेल। तो मेरा ब्लॉक का वैल्यू तो 1,10,000 आ रहा है। मेरे ब्लॉक का वैल्यू तो 1,10,000 आ रहा है, और अगर मैं इस 1,10,000 को बेटा यहाँ पे स्प्लिट करूँ तो एक भाग निकलेगा 80,000 का जो बैलेंसिंग बचेगा, और अभी लेटेस्ट वाला 30 है। ये तो 80 वाला बैलेंसिंग फिगर रहेगा, और लेटेस्ट वाला बेटा मेरा अभी फर्नीचर जो मैंने इस साल पुट टू यूज किया उसको, ठीक है? ये लेटेस्ट वाला है। तो अब सर मैंने उसको पुट टू यूज किया 11 नवंबर, राइट? तो अगर आप सोचोगे 11 नवंबर से मैं 31 मार्च अगर जाऊं तो मेरा जो डेज होता है बेटा वो 180 से कम हो रहा है, राइट? मेरा जो डेज है 180 से कम हो रहा है। तो आप बोलोगे सर फिर इस पे 5% दे देने का, इस पे फुल ईयर दे देने का, इस पे फुल ईयर दे देने का, राइट? 10%।
इस पे फुल ईयर दे देगा। बट बेटा ध्यान सुनना, ये जो पुट टू यूज वाला चीज है ना बेटा, वो कब लागू होता है? वो लागू तब होता है जब आप जिस साल एसेट खरीद रहे हो और उसी साल उसको पुट टू यूज कर रहे हो, और उस साल अगर आपने 180 से कम किया है, ज्यादा किया, मतलब अगर मान लो मैं कोई एसेट 1 मई 2022 को खरीद रहा हूँ, इस साल हुआ कि नहीं हुआ वो, और अगर मैं उसको पुट टू यूज कर रहा हूँ 1/11/22, तब तो ये चीज चेक करना है मेरे को कि मैंने जिस साल खरीदा उसको उस साल पुट टू यूज किया, तब तो देखना है। बट अगर मान लो मैं एसेट को पहले खरीद चुका हूँ, पहले 2020 में, 2021 में, 2019 में पहले खरीद चुका हूँ, और इस साल उसको पुट टू यूज किया, और पुट टू यूज करने के बाद 180 से कम आ रहा है, तो भी बेटा इनकम टैक्स वाले बोलते हैं नहीं, तब आपको पुट टू यूज चेक करने का जरूरत नहीं है, आप फ्लैट 10% दे दो। मतलब अगर आपका एसेट्स पहले ही खरीदा जा चुका है, 2-3 साल पहले, 1 साल पहले, आप खाली उसको इस साल पुट टू यूज किए हो, बस पुट टू यूज में स्टार्ट कर दिए, तो आपको 180 वाला चेक करने का जरूरत नहीं है। बट 180 वाला कब चेक करना है बेटा? कि इस साल एसेट खरीदा और फिर इस साल कब यूज किया। तो अगर सेम ईयर है तब तो आप डेफिनेटली पुट टू यूज चेक करोगे। बट अगर आपका एसेट्स पहले खरीदा जा चुका है और आप इस साल उसको यूज करना स्टार्ट कर दिए, तो बस फर्क नहीं पड़ता आपने 1 साल यूज किया, 2 दिन यूज किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फुल 10%। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। मतलब बेटा पुट टू यूज का जो रिस्ट्रिक्शन है 180 वाला, वो कब से है? वो है आप अगर सेम साल खरीद के उसको पुट टू यूज कर रहे हो तब चेक करना है कि 180 से कम यूज किया ज्यादा किए। बट अगर आप पहले खरीद चुके हो तो फिर उतना चेक करने का जरूरत नहीं है। यानी इस बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, वो 80,000 पे भी 10% फुल लग जाएगा, और 30,000 पे भी 10% फुल लग जाएगा, जो कि बेटा आएगा 11,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। केस के नेक्स्ट बेटा, वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 2 और 3 केसेस। अच्छे से समझ लो, आपका डिप्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं कल ही अपलोड करूंगा जो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन का है, तो उसको भी आप जरूर देखो, बिकॉज ये दोनों जब मिल जाएगा तब आपका डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एकदम अच्छे से समझो। चलो, केस एल। केस एल क्या बोला है? केस एल क्या बोला है उसको देखने से पहले तो अपना यार वो लाइन पहले लिख ही लो, ओपनिंग WDV 80,000, राइट। चलो नेक्स्ट, एक फर्नीचर उसने 10,000 का और खरीद लिया, राइट। तो इस बार देखो ध्यान से, इस बार 1 जुलाई 22 को, यानी अपना इसी साल का बात हो रहा है, पुट टू यूज बाद में किया, बट खरीदा 1 जुलाई को है, बट पुट टू यूज 11/11/22 को हुआ है, राइट। तो इस बार पुट टू यूज चेक करना है अपने को, बिकॉज 1 जुलाई 22 में ही खरीदा था उसने, इसी साल की घटना है, और 11/11/22 को पुट टू यूज हुआ है, राइट। तो इस बार अपने को डेफिनेटली चेक करना पड़ेगा, पुट टू यूज डेफिनेटली देखना पड़ेगा, ठीक है। परचेज 10,000 में हुआ, तो मेरा जो वैल्यू बच रहा है बेटा वो 90,000 है बिफोर सेल। और अब उसने एसेट कौन कौन से सेल कर दिए? तो सबसे पहले उसने जो एसेट सेल किया वो फर्नीचर एक्स था 10,000 में, और फर्नीचर वाई भी उसने सेल कर दिया 6,000 में, राइट। फर्नीचर वाई भी उसने सेल कर दिया 6,000 में। तो मेरा जो ब्लॉक का वैल्यू बच रहा है वो बच रहा है बेटा 90,000 माइनस 10,000 माइनस 6,000, डेट इज 74,000। 74,000 बेटा ब्लॉक का वैल्यू बच रहा है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो खुद से करने का, ठीक है। अदरवाइज मैं तो कर ही रहा हूँ, तो अगर आपको लग रहा है मन है बनाने का तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके बनाओ। चलो, 74,000 मेरा ब्लॉक का क्लोजिंग WDV बच रहा है, राइट। क्लोजिंग WDV ब्लॉक का बच रहा है 74,000। अब अगर मैं इस 74,000 को बेटा दो भाग में स्प्लिट कर दूं, राइट। अगर इस 74,000 को बेटा मैं दो भाग में अगर स्प्लिट करना चाहूँ बेटा, तो ध्यान सुनना। सबसे पहले एक तो बेटा मेरा लेटेस्ट हो जाएगा 10,000 वाला, एक तो मेरा लेटेस्ट हो जाएगा बेटा 10,000 का, ये तो रखना ही पड़ेगा ये वाला। और अब जो बाकी बच गया बेटा वो पुराना ही मानना पड़ेगा 64,000। 64,000, और मैंने बोला जो बैलेंसिंग फिगर है आपका उस पे तो आप फुल ईयर लगा दो आंख बंद करके। बट अब इस 10,000 के बेटा आप चेक कर लो, इस 10,000 के लिए आप चेक कर लो पुट टू यूज कब हुआ है। तो पुट टू यूज क्योंकि उसने 11/11 को किया है बेटा, 11/11 मतलब 180 से कम, तो इसलिए बेटा इसमें 5% लगेगा, राइट। इसमें 5% लगेगा। तो देयर फोर डेप्रिशिएशन कैसे निकलेगा? 64,000 पे बेटा 10% प्लस 10,000 पे 5%, राइट। जो टोटल डेप्रिसिएशन आएगा बेटा वो 6,400 प्लस 500
डेट इज 6,900। क्लियर हुआ। 74 बचा हुआ है, तो उसमें मैंने सबसे पहले लेटेस्ट 10 अलग कर दिया, और जो बचा वो बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर पे बेटा हमेशा आपको 10% लगाना ही है, फुल ईयर मतलब। और जो बच गया 10,000 वाला, उस 10,000 में बेटा आप चेक करोगे डेट कौन सा है आपका। जो डेट है बेटा वो, क्योंकि पुट टू यूज 11/11 को हुआ है, तो इसलिए हमने इसमें 5% लगाया है। क्लियर। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे डेप्रिसिएशन के। ठीक है, चलो केस एम। केस एम बेटा सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, तो यार इसको लिखना मत भूलो, 80,000। नेक्स्ट उसने एक फर्नीचर और खरीद लिया बेटा, फर्नीचर आर करके, जिसको उसने खरीदा 30,000 में। कितना में? 30,000 में, राइट। कब खरीदा? 1/7/22 को, राइट, 1/7/22। ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने पहले ही बोला है कि बेटा परचेस का डेट इंपॉर्टेंट रहता है, पुट टू यूज का इंपॉर्टेंट रहता है, बट जिस दिन बेच रहा है वो डेट जाए भाड़ में। लेस सेल, सेल ओ उसने फर्नीचर देखो आर को बेच भी दिया, फर्नीचर आर बेच दिया 40,000 में, राइट। कब बेचा वो सब देखने का जरूरत ही नहीं यार, कब बेचा सब फालतू बात है। तो कितना में बेटा? 70,000, राइट। तो फर्नीचर आर बेचने के बाद जो मेरे पास बेटा डब्ल्यू बच रहा है, वो डब्ल्यू बच रहा है 70,000, राइट। क्लोजिंग डब्ल्यू, यस। तो क्लोजिंग डब्ल्यू बेटा मेरा बच रहा है 70,000। अब इस 70,000 को बेटा आप क्या करने वाले हो बेटा, स्प्लिट अगर करोगे तो कर सकते हो। जैसे इस 70,000 में सिर्फ मेरे पास बेटा वही एक्स और वाई पूरा ही बचा हुआ है, आपके पास तो नया फर्नीचर है ही नहीं, नया फर्नीचर तो है ही नहीं, आपने आर बेच दिया। तो मतलब जो पुराना बचा हुआ है 70, पूरा का पूरा पुराना वाला बचा हुआ है। ये 70 तो आपके पास एक्स और वाई बचा हुआ है, क्योंकि ओपनिंग डब्ल्यू आपके पास एक्स और वाई था, और आपने फर्नीचर आर खरीदा और बेच दिया, राइट। तो अब जो 70 बचा हुआ है यही एज्यूम करना पड़ेगा पुराना वाला बचा हुआ है, और उस पुराना वाला पे आपको पता ही है, मैंने पहले ही बोला है, फ्लैट 10% दे देने का, राइट। 7,000, यस और नो। तो 70,000 पे बेटा 10% दैट विल बी 7,000। ठीक है, आई होप आप मेरे से पहले बना रहे होगे, और नहीं बना रहे हो अगर कर रहे हो तो साथ साथ आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो विद दिस वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट केस। चलो एक और केस लेते हैं बेटा, केस एन, राइट। चलो केस एन, सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी डेट वाज 80,000। क्या उसने कोई और फर्नीचर खरीदा? हाँ खरीदा ना सर, फर्नीचर आर खरीदा। कितना में? 30,000 में फर्नीचर आर खरीदा। क्या खरीदने की डेट इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज हाँ है। कब खरीदा? 11/11 को। ये डेट हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, उसने बेटा फर्नीचर एक्स और वाई दोनों बेच दिए, फर्नीचर एक्स और वाई दोनों बेच दिए। मतलब अब जो भी डब्ल्यू बचेगा मेरा, मेरे पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा फर्नीचर आर का डब्ल्यू होगा, राइट। तो ये 15,000 जो मेरा फर्नीचर का डब्ल्यू बचा हुआ है क्लोजिंग, ये पूरा का पूरा बेटा आर का बचा हुआ है। और अब अगर आर का बचा हुआ तो मेरे को उसका डेट देखना पड़ेगा बेटा। आर का डेट है 11/11, यानी 180 से कम, राइट। तो अगर 180 से कम है बेटा, तो इस पे मेरे को जो परसेंटेज लगाना पड़ेगा डेट इज 5%, तो डेट इज 750, राइट। मेरे पास फर्नीचर एक्स और वाई था, बट मैंने दोनों बेच दिया, और अब 15,000 बच रहा है, और वो पक्का वही होगा जो फर्नीचर आर है। और आर का डब्ल्यू 15,000 बच रहा है, बट उसका जो डेट है परचेज का वो 11/11 है, तो इसलिए मेरा रेट भी बेटा हाफ हो गया, क्योंकि 180 से कम है। क्लियर। तो आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर, आपको पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन जो है इन सारे इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझ में आ गया होगा बेटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो यार, तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे मेरा नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, इंस्टाग्राम आईडी, एवरीथिंग इज ओके, आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम। इस वीडियो को बेटा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो एडिशनल डेप्रेशन का भी जरूर से देखो, उसके भी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।